मायके वर्सेस ससुराल की दिवाली शॉपिंग। बाजार में दिवाली की रौनक हो रही होती है। चारों तरफ दुकानों में लाइट्स, मिठाइयां, कपड़े और भीड़ हुई होती है। सुधा देवी, सिया और प्रेरणा शॉपिंग कर रही होती हैं। मम्मी, मुझे तो ये 5,000 वाला लहंगा बहुत पसंद आ रहा है। देखिए ना कितना खूबसूरत है। और मम्मी, मुझे वो बगल वाली साड़ी चाहिए जो मनीषा पहन के आई थी पिछले साल। कितनी रॉयल लग रही है। बेटा, जो लेना है ले लो, आखिर दिवाली है। हाँ भाई, दोनों पैक कर दो। कपड़े लेकर तीनों घर जाते हैं। घर पर मीरा दरवाजा खोलती है। वो फटे पुराने सूट में होती है। मम्मी, आपने कहा था ना कि मेरे लिए भी कुछ लाएंगी। मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? तेरे लिए? जो सिया ने पिछली दिवाली पर लहंगा पहना था वो रखा है, उसे धोकर पहन लियो। मीरा के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो जाती है और वो धीरे से सिर झुका लेती है। सिया और प्रेरणा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन मीरा हल्के से फटे सूट में आरती की थाली सजा रही होती है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। मीरा देखने जाती है और मीरा की बचपन की दोस्त दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे पूजा, आजा, अंदर आ। पूजा सुंदर नए कपड़ों में हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए अंदर आती है। अरे, तूने अपने लिए कपड़े नहीं लिए क्या? नहीं यार, बाद में लूंगी। वैसे भी अभी तो दिवाली में टाइम है। पूजा मीरा के हाथ पर ध्यान देती है जहां नीला निशान होता है, जैसे किसी ने चोट मारी हो। अरे मीरा, तेरे हाथ पर ये क्या है? इतना गहरा निशान? किसी ने मारा है क्या? नहीं यार, बस यूं ही चोट लग गई थी। तूने फिर रोटी जला दी। कुछ काम नहीं आता तुझे? मीरा, मुझे पता है तू मुझसे बहुत कुछ छुपाती है। कभी खुलकर बताया भी नहीं कि तू क्या सहती है रोज। अरे छोड़ ना यार, तू इतना क्यों सोचती है? चल मिठाई खा। अब ये बता, तूने कितनी शॉपिंग कर ली? इतने में पीछे से सिया की आवाज आती है। पूजा, तू इससे क्यों पूछ रही है? इसके पास पैसे थोड़ी हैं। मम्मी तो इसके लिए कभी कुछ खरीदती ही नहीं। हम ही तो सारा पैसा उड़ा देते हैं। सौतेली माँ और दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। पूजा का चेहरा गुस्से से भर जाता है और मीरा शर्म से सिर झुका लेती है। मीरा पूजा को घर के बाहर गली में छोड़ने जाती है। पूजा और मीरा बाहर निकलती हैं। मीरा, तू इन लोगों को कैसे झेल लेती है? तेरे तो पापा भी तेरा साथ नहीं देते। ये सब तुझे नौकरानी समझते हैं। क्या कर सकती हूँ यार, किस्मत का खेल है। मम्मी छोटी उम्र में चली गई, फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। अब सौतेली माँ से भला क्या उम्मीद रखूं? कभी देखा है तूने कोई सौतेली माँ जो अच्छी हो? मीरा, सच कहूं, जब तेरी शादी होगी ना तभी तुझे सुकून मिलेगा, वरना ये लोग तेरी जिंदगी नरक बना देंगे। हाँ, शायद तू सही कहती है। वैसे भी मायके में जैसा हाल है तो ससुराल से क्या ही उम्मीद रखूं। मैं रोज तेरे लिए दुआ करती हूँ कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ तुझे इज्जत मिले, प्यार मिले। तू बहुत अच्छी है मीरा, तेरा हक इससे कहीं ज्यादा है। मीरा मुस्कुराती है और पूजा को गले लगा लेती है। अगले दिन सौतेली बहनों के बेड पर चारों तरफ कपड़े फैले हुए होते हैं। लहंगे, साड़ियां, पर्स, जूते, झुमके सब बिखरे पड़े होते हैं। दोनों सौतेली बहनें सिया और प्रेरणा कबर्ड साफ कर रही होती हैं। प्रेरणा, देखना, ये वाला सूट अब मुझे फिट नहीं आ रहा, इसे निकाल दे। हाँ, और ये जो कुर्ता है ना, ये भी पुराना हो गया है, फेंक दे। इतने में दरवाजा धीरे से खुलता है और मीरा अंदर आ जाती है। दीदी, मम्मी कह रही थी तुम लोग कुछ कपड़े मेरे लिए निकाल रही हो। हाँ हाँ, ले देख, ये सब कपड़े तेरे लिए ही निकाले हैं। और ये जूते चप्पल भी तेरे लिए ही हैं। मीरा हाथ में कपड़े लेकर देखती है। कपड़े जगह जगह से फटे हुए होते हैं और जूते की एड़ी टूटी होती है। दीदी, ये तो फटे हुए हैं, इनका मैं क्या करूंगी? अरे, तू कौन सी हूर की परी है जो फटे कपड़े नहीं पहन सकती? पहन लेना। वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, घर में ही तो रहती है। फटे पहने या सिले, क्या फर्क पड़ता है? मीरा का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप कपड़े एक तरफ रख देती है। दोनों बहनें हंसती रहती हैं। अगले दिन सिया और प्रेरणा आईने के सामने खड़ी होती हैं और अपने नए लहंगे लगाकर देख रही होती हैं। और सौतेली माँ सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। मम्मी देखो ना, ये वाले झुमके मेरे लहंगे पर कितने जच रहे हैं ना। और मम्मी, ये वाला बाजूबंद मेरे हाथ पर कितना प्यारा लग रहा है। वाह बेटा, तुम दोनों पर तो सब कुछ जचता है। दिवाली पर यही पहनना, सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाएंगी। फर्श पर कोने में मीरा बैठी होती है और अपनी छोटी सिलाई मशीन पर अपने पुराने फटे सूट को सी रही होती है। सौतेली माँ उसे देखती है और गुस्से में उठकर उसके पास जाती है। मीरा, तू ये सब क्या कर रही है? ये सिलाई का काम तो तू रात को भी कर सकती है। अभी घर का कितना सारा काम पड़ा है, वो दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मम्मी, दोनों दीदी भी तो यही काम कर रही है ना, तो मैंने सोचा मैं भी अपने सूट सिल लूं। सौतेली माँ गुस्से में मीरा को एक थप्पड़ मार देती है। अच्छा,
अब तू वही करेगी जो ये करेंगी। जा जाकर झाड़ू उठा, सारा घर गंदा पड़ा है, दिवाली आने वाली है, सफाई करनी चाहिए और तू यहाँ बैठे कपड़े सी रही है जैसे कोई रानी हो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से अपनी सिलाई मशीन छोड़ देती है और सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। मीरा वहां से चली जाती है। सिया और प्रेरणा आईने में खुद को देखकर हंस रही होती हैं। अगले दिन पापा बेड के किनारे कुर्सी पर बैठे फोन चला रहे होते हैं। सौतेली माँ भी कमरे में नहीं होती, इसलिए मीरा अपने पापा से बात करने आती है। वो पापा के सामने खड़ी होती है। पापा, इस बार मेरी भी दिवाली के लिए कुछ नए कपड़े दिला दीजिएगा ना। बहुत साल हो गए मैंने एक भी नया कपड़ा नहीं लिया। अरे वैसे ही तो एक फूटी कौड़ी नहीं भाती इन माँ बेटी की वजह से, और तू अपनी फरमाइशें और ले आ। तेरी माँ के जाने के बाद क्या क्या संभालूं? पापा प्लीज। थोड़े बहुत पैसे थे वो सुधा और लड़कियों ने सब उड़ा दिया। अब मैं क्या करूं? पैसे कमाने पड़ते हैं बेटा, ना कि बस चाहा जाए और सब मिल जाए। ऐसे काम नहीं चलता है। पापा, पर मम्मी हर साल मुझे नए कपड़े दिला देती थी। मुझे भी मन कर रहा है इस बार, सच में दिल से चाह रही हूँ, बस एक बार एक सूट दिला दो। दिल से चाहना तो सब करते हैं, पर दिल से पैसों का पेड़ नहीं उगता। तू काम करती है नहीं तो पैसे कौन लाएगा? जो कमाते हैं वही खर्च भी करते हैं। पर पापा, बस इस बार दिला दो। क्या करूं? चोरी करके लाऊं क्या? ऐसे ही काम नहीं चलता बेटा, घर चलाना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। मैं कहां से और पैसे निकालूं? मीरा का चेहरा उतर जाता है। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन दिवाली की रात आ जाती है। आसमान में पटाखे फूट रहे होते हैं। मोहल्ले के सारे घर रोशनी से जगमगा रहे होते हैं। मीरा खिड़की के पास बैठी बाहर झांक रही होती है। सब लोग नए कपड़ों में चमकते हुए दिए जला रहे थे। औरतें साड़ियों में सजी हुई हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आज माँ होती ना तो मुझे ऐसे ही नए कपड़े पहनाकर बाहर भेजती। जब तक वो थी हर साल दिवाली पर नए नए कपड़े पहनती थी ना। अब तो हर साल यही पुराने कपड़े, वही फटी सलवार, वही सिला हुआ दुपट्टा। काश माँ तुम मेरे पास होती। आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं और वो झट से चुन्नी से पोंछ लेती है। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी सौतेली माँ कमरे में आ जाती है। अब तेरा रोना धोना खत्म हो गया? बाहर चल, पूजा शुरू हो गई है। वैसे तेरी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तेरे पापा ने कहा मीरा को भी बुला लो, वरना हम तो बिना तेरे ही काफी थे। जी मम्मी, आती हूँ। मीरा अपने आंसू छिपाकर फटे हुए सूट में बाहर निकलती है। घर के बाहर रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैली होती है। उसकी दोनों सौतेली बहनें सिया और प्रेरणा नए लहंगे, झुमके और मेकअप में सजी खड़ी होती हैं और सब मिलकर पूजा आरती करते हैं। भगवान जी, इस दिवाली मैं कुछ नहीं मांगती, बस अब मुझे एक अच्छा सा ससुराल दे देना जहाँ लोग मुझे प्यार से देखें, ना कि बोझ समझकर। कुछ दिनों बाद मीरा के घर में मेहमान आए होते हैं। सौतेली माँ और पापा एक कोने में खड़े होकर धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। अरे पहले तो बड़ी बेटी सिया की शादी का सोचो, फिर मीरा की बारी आएगी। नहीं जी, मैं अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर घर में कराऊंगी। ये रिश्ता तो वैसे भी मिडिल क्लास है। मीरा को ही भेज दो, इससे छुटकारा भी मिलेगा। वैसे भी इसके लिए कोई ढंग का रिश्ता आएगा भी कहाँ। तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन ठीक है, जैसा तुम चाहो। सौतेली माँ मुस्कुराती और मीरा के कमरे में जाती है। मीरा उस समय अपने कमरे में सिलाई कर रही होती है। मीरा उठ जा, अच्छे से तैयार हो जा, कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान? मैं? हाँ, तुझे देखने आए हैं, ज्यादा सवाल मत कर, जल्दी तैयार हो। मीरा हैरान रह जाती है और वो अपने सबसे साफ सूट पहनती है, जो थोड़ा पुराना होता है, लेकिन वो उसे ठीक से प्रेस कर लेती है। बालों में एक छोटी सी चोटी, माथे पर बिंदी। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आती है। ड्राइंग रूम में कार्तिक और उसके माता पिता बैठे होते हैं। कार्तिक एक सादगी भरा, पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का लड़का होता है। मीरा अंदर आती है तो उसकी नजरें सीधे कार्तिक से मिलती हैं। बहुत प्यारी और सुलझी हुई लग रही है आपकी बेटी। जी जी, बिल्कुल सीधी साधी लड़की है। मीरा सिर झुका लेती है और कार्तिक बस उसकी तरफ देखता रहता है और उसकी मासूमियत और आंखों की गहराई उसे छू जाती है। माँ, मुझे मीरा पसंद है। सौतेली माँ हैरान होकर पापा की तरफ देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस बार दर्द के नहीं, राहत के। अब वो अपने ससुराल जाएगी। धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी दिवाली की प्रार्थना सुन ली। कुछ दिन बाद मीरा और कार्तिक की शादी हो जाती है। ससुराल का आंगन फूलों से सजा होता है। दरवाजे पर झालर लटकी होती है। घर के बाहर रंगोली बनी होती है। दरवाजे पर मीरा और कार्तिक खड़े होते हैं। आओ बेटा, दहलीज पर दाईं पैर से कदम रखना। मीरा गुलाबी लहंगे में, माथे पर सिंदूर, हाथ में पूजा की थाली लेकर धीरे धीरे कदम रखती है घर में। कलश को पैर से हल्का सा धक्का देती है। चावल बिखरते हैं और उसके कदमों के निशान लाल रंग में घर के अंदर बन जाते हैं। सब लोग खुशी से ताली बजाते हैं। अरे वाह भाभी, पूरे घर में अपने पैरों के निशान छोड़ ही दिए। अब कोई नहीं भूलेगा कि आप आ गई हैं। सब हंस पड़ते हैं। मीरा शर्मा जाती है।
सास ससुर नंद और कार्तिक सब मिलकर उसका प्यार से स्वागत करते हैं। अब ये घर भी पूरा हो गया बेटा। आप सबका आशीर्वाद बना रहे बस। अगले दिन सुबह मीरा नहा धोकर साफ साड़ी पहनकर रसोई में खड़ी होती है। गैस पर दाल उबल रही होती है। मीरा पराठे सेक रही होती है और चाय की खुशबू पूरे घर में फैली होती है। अगर माँ होती तो कहती, मीरा पराठे गोल बना। बस माँ, आज भी तुम्हारे जैसे ही सबके लिए बनाऊंगी। तभी ऊपर से सास की आवाज आती है, अरे रसोई में कौन है इतनी सुबह सुबह? मीरा चौंक जाती है, जल्दी से गैस बंद करती है और हड़बड़ाकर बाहर निकलती है। मम्मी जी, बस 2 मिनट में खाना तैयार होने वाला है, मैं ला रही हूँ। सास अपने कमरे से धीरे धीरे बाहर आती है। चेहरे पर मुस्कान होती है। अरे बेटा, मैं तो बस ऐसे ही आवाज लगा रही थी, तो इतना डर क्यों गई? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे लगा आप खाने के लिए कह रही हैं, तो मैंने सोचा बस जल्दी कर दूं। सास उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। नहीं बेटा, यहाँ तुझे खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है। राधा दीदी रोज आती है, वही सबका खाना बना देती है, लेकिन अब तूने अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बना ही दिया है, तो आज सब तेरे हाथ का ही खाएंगे। मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए फिर से रसोई में चली जाती है। टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं और मीरा सबको खाना परोसती है। भाभी, ये तो राधा दीदी से भी बढ़िया बना है। हाँ, भाभी के हाथ में तो सच में स्वाद है। सास ससुर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सास उठकर अपने कमरे से एक सुंदर सी थाली लाती है जिसमें शगुन के पैसे और मिठाई रखी होती है। बेटा, ये तेरी पहली रसोई का इनाम है। अरे मम्मी जी, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। बस आप सबको खाना पसंद आया, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा, इसकी जरूरत नहीं होती है तो शगुन होता है। मुझे भी मिला था अपनी पहली रसोई पर। हाँ बेटा, सास ससुर से जितने भी पैसे मिले ना, उन्हें संभाल कर रख लेना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें तो अब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला। कम से कम आप तो रख लो। सारे घर वाले हंसने लगते हैं। मीरा भी हंस देती है। उसकी आंखों में खुशी और अपनापन दिखता है। धन्यवाद भगवान जी, आपने सच में मेरी दुआ सुन ली। अब मुझे एक ऐसा घर मिला है जहाँ डर नहीं, बस प्यार है। मीरा मुस्कुराती है। अगले दिन घर में रौनक होती है। सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। सास नई सिल्क की साड़ी पहन रही होती है। ससुर कार की चाबी ढूंढ रहे होते हैं। नंद लिपस्टिक लगा रही होती है। मीरा एक कोने में हल्के रंग के सिंपल अनारकली सूट में खड़ी सबको देख रही होती है। अरे बेटा, तो तैयार नहीं हुई? सब लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मम्मी जी, मेरी क्या जरूरत है? आप सबको तो पता ही है क्या क्या सामान लेना है। मैं यहीं रह जाती हूँ। अरे पगली, दिवाली की शॉपिंग में जरूरत नहीं देखी जाती है। ये त्योहार तो सबके लिए होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ तो नया लेना ही चाहिए। जा, जल्दी से तैयार होकर आ जा। मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक सिंपल साड़ी पहनकर, बाल बांधकर और हल्का काजल लगाकर बाहर आती है। सास उसे देखकर खुश हो जाती है। बस, अब तो मेरी बहू किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। सब लोग हंसते हैं और कार में बैठकर मॉल के लिए निकल जाते हैं। मॉल दिवाली की लाइटों से जगमगा रहा होता है। हर जगह मिठाइयों और कपड़ों की दुकानें सजी होती हैं। सारा परिवार सब जगह घूमता है। भाभी, उधर मिठाई की दुकान देखो, वहां तो लड्डू की खुशबू आ रही है। मीरा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नजर कपड़ों की दुकान की ओर चली जाती है। वहां एक बहुत सुंदर सी साड़ी टंगी होती है, हल्की सी सुनहरी और नीले बॉर्डर वाली। वो पास जाकर साड़ी को हाथ में लेती है, कपड़े को पलट कर देखती है और फिर धीरे से वापस रख देती है। मम्मी जी को बताऊं कि मुझे ये साड़ी पसंद है? अरे नहीं, ऐसा कहूंगी तो क्या सोचेंगी? अभी तो आई है और अभी से ही फरमाइशें शुरू कर दी। छोड़ो, कभी और ले लूंगी। वो साड़ी को आखिरी बार प्यार से देखती है और थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ जाती है। तभी सास पीछे से ये सब देख लेती है। भैया, वो वाली साड़ी पैक कर दीजिए जो मेरी बहू देख रही थी। हाँ, वही सुनहरी बॉर्डर वाली। सास धीरे से पैक करवा कर बाकी शॉपिंग में लग जाती है। मीरा को कुछ पता नहीं चलता। शाम का समय होता है। सब लोग घर लौटते हैं। टेबल पर ढेर सारे बैग रखे होते हैं, मिठाई, कपड़े, गिफ्ट। मीरा सब सामान निकाल कर देख रही होती है। तभी उसकी नजर उस साड़ी पर पड़ती है जो उसे मॉल में पसंद आई थी। मम्मी जी, आपने ये साड़ी ले ली? ये तो बहुत सुंदर है। नहीं बेटा, ये तेरे लिए है। मैंने देखा था तू बार बार इस साड़ी को देख रही थी। तुझे बहुत पसंद आ गई थी ना? मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। मम्मी जी, आपने मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ ली। बेटा, माँ बेटी के रिश्ते में बोलने की जरूरत नहीं होती, बस आंखों से ही सब समझ आ जाता है। थैंक यू मम्मी जी, सच में ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। सास उसे गले से लगा लेती है। कार्तिक मुस्कुराकर उन दोनों को देखता है और कहता है, माँ के दिल की तो कोई मशीन नहीं होती जो सब स्कैन कर लेती है। वो बस दिल से समझ लेती है। सब हंसने लगते हैं। अगले दिन मीरा अपने कमरे में लेटी होती है। चेहरे पर थकान और कमजोरी दिख रही होती है। सास और नंद दोनों उसके सिरहाने बैठी होती हैं।
मीरा बेटा तू आराम कर, मैंने दवाई दे दी है और सूप भी रखा है, थोड़ा पी ले। हम बस दिवाली की थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है मम्मी जी, आप लोग जाइए, मैं आराम कर लूंगी। भाभी कुछ चाहिए तो फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। बाजार में दिवाली की रौनक होती है, हर दुकान पर लाइटें, मिठाइयों की खुशबू और भीड़ का शोर होता है। सास और नंद दोनों एक सूट की दुकान पर खड़ी होती हैं। मम्मी देखिए ना, ये सूट कितना प्यारा, बिल्कुल भाभी पर सूट करेगा। अरे हाँ, यही तो मीरा के लिए सही रहेगा, इसे पैक कर दीजिए भाई साहब। दोनों सूट खरीद कर घर लौटती हैं। घर पहुंचते ही मीरा थोड़ा ठीक हो चुकी होती है, फिर भी जैसे ही दरवाजे की आवाज आती है तो वो अपने कमजोर शरीर से उठकर दरवाजा खोलती है और अपनी सास नंद के लिए पानी लेकर जाती है। अरे मीरा बेटा, तुझे पानी लाने की क्या जरूरत थी, हम तो तेरे पास ही आने वाले थे। मीरा मुस्कुराकर टेबल पर पानी रख देती है। मम्मी जी बस आदत है, आप लोग आए तो पानी तो देना ही था। देख बेटा, ये सूट हमने तेरे लिए ही लिया है, मुझे बहुत पसंद आया तो सोचा तू परफेक्ट लगेगी इसमें। हाँ भाभी, जैसे ही देखा बस लगा ये तो हमारी भाभी के लिए ही बना है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने तो पहले ही इतने कपड़े दिला दिए थे। भाभी कपड़े तो त्योहारों पर वैसे भी कम ही पड़ते हैं और दिवाली तो हमारी फैमिली का सबसे प्यारा त्योहार है। एकदम सही कहा प्रियंका ने, अब तू जल्दी ठीक हो जा, दिवाली पर सबकी नजर तुझ पर ही होगी। मीरा मुस्कुराती है और सूट को अपने पास रख लेती है। अगले दिन कार्तिक और देवर एक ट्रिप से लौट रहे होते हैं। रास्ते में दोनों एक मॉल में रुकते हैं। भैया भाभी के लिए कुछ लेते हैं ना, देखो ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, तू तो बड़ा प्यारा देवर निकला। लेकिन रुक, मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ लेता हूँ, देखिए ड्रेस कितनी खूबसूरत है। नहीं नहीं भैया, मेरी ड्रेस आपसे ज्यादा अच्छी है और देखना भाभी को मेरी ही पसंद आएगी ज्यादा। देख लेंगे, अब घर चलकर पता चल ही जाएगा कि कौन जीतता है। दोनों घर पहुंचते हैं। मीरा सोफे पर बैठी होती है। अरे मीरा, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच सच बताना होगा कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। हाँ भाभी, बिल्कुल सच बताना, कोई पक्षपात नहीं चलेगा। क्या बात है, कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? हाँ जी, आज पति और देवर में ड्रेस वॉर है। दोनों एक साथ गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं। दोनों ही ड्रेस बेहद खूबसूरत होती हैं। अब बताओ मीरा, कौन जीता? भाभी ध्यान रहे, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मुझे नाराज मत करना। दोनों ड्रेस बहुत सुंदर हैं। मैं अपने प्यारे पति और प्यारे देवर के बीच कैसे चुनाव कर सकती हूँ, दोनों ही जीत गए। सब हंस पड़ते हैं मीरा की बात सुनकर। चलो ठीक है, यह भी सही जवाब है। भाभी भी पूरी तेज है, दोनों साइड संभाल ली। वाह, अब समझ आई कि घर की लक्ष्मी कौन है जो सबका दिल जीत लेती है। फिर पूरा परिवार हंसता हुआ एक साथ बैठता है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी होती है। वो मुस्कुराते हुए बाहर देख रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, मेरा ससुराल कितना अच्छा है। सच में ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन शायद उनकी आखिरी प्रार्थना यही थी कि मुझे अच्छा घर, अच्छा परिवार मिले। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे मायके की बिल्कुल याद नहीं आती। यहाँ सब इतने प्यारे हैं कि मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं होती। वो थोड़ी देर तक यूं ही खिड़की से बाहर देखती रहती है। गार्डन में सास और नंद की हंसी की आवाज आती है तो उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती है। रात का समय होता है। मीरा और कार्तिक दोनों बेड पर बैठे बात कर रहे होते हैं। मीरा, तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, या कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं कार्तिक, बिल्कुल नहीं। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आप भी मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कभी किसी बात की परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बताना, या फिर मम्मी पापा, दीदी, किसी को भी। लेकिन अगर किसी से भी बात ना हो पाए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? अगर कभी ऐसी बात हुई तो सबसे पहले तो मैं मम्मी को बताऊंगी। वो दिन भर मुझसे बात करती है, सब कुछ पूछती हैं। अब तो इतना घुल मिल गई हूँ उनसे कि पहले उन्हीं से बात करने का मन करता है। वाह, मतलब मेरी बीवी ने और मेरी मम्मी ने मिलकर मुझे साइड लाइन कर दिया है ना? ना तुम मुझसे कुछ बताती हो और ना वो बताती हैं। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे बीच के पुल हो, आप ही तो दोनों को जोड़ते हो। अच्छा, अब मैं पुल बन गया। चलो ठीक है, जब तक ये पुल टूटता नहीं है तब तक घर की खुशियां भी बनी रहेंगी। दोनों जोर से हंस देते हैं। अगले दिन शाम का समय होता है। घर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। मीरा ने सुंदर सा हैवी लहंगा पहना होता है, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनी होती हैं। तभी सास मुस्कुराते हुए कहती है, जा बेटा, तू अपने मायके जाकर दिवाली का डिब्बा दे आ। आखिर तेरे मम्मी पापा भी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू जल्दी जा और जल्दी से आ जा। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी आऊंगी, फिर हम सब साथ में दिवाली की पूजा करेंगे। मीरा और कार्तिक दोनों मिठाई का डिब्बा लेकर गाड़ी में बैठते हैं। रास्ते में दिवाली के दियों की चमक हर जगह दिख रही होती है। मीरा, तुम अंदर जाकर मम्मी पापा से आराम से मिल लो। मैं बस पीछे वाली गली में अपने दोस्त को मिठाई देकर आता हूँ।
ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे घर जाकर भी पूजा की तैयारी करनी है। हाँ ठीक है बीबी जी, आपका आदेश सिर आंखों पर। दोनों हंसते हैं और मीरा मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। जैसे ही मीरा कदम अंदर रखती है, सौतेली माँ सिया एकदम देखकर कहती है, देखो देखो आ गई महारानी। अरे वाह, कितना महंगा लहंगा पहन रखा है। अब तो तू अमीर ससुराल वाली बन गई है ना। अरे नहीं सिया, ये मम्मी जी ने दिलवाया है बहुत प्यार से। हमें तो ऐसे बता रही जैसे हमने तुझे कभी कुछ दिलाया नहीं। बड़ी बन गई है ससुराल जाकर। ये लहंगा बहुत सुंदर है। चल मीरा, तू मेरा पुराना पहन ले और मुझे ये दे दे। नहीं प्रेरणा, ये मेरी सास ने बड़ी प्यार से दिलाया है। प्रेरणा गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर से मरोड़ देती है। प्रेरणा छोड़ो। तू अभी भी वही कमजोर मीरा है। देखा कैसे एकदम मेरी बात मान ली इसने। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और दिल में पुराने दिनों की सारी चोटें ताजा हो जाती हैं। बिना कुछ कहे वो अंदर जाती है और चुपचाप बहन का पुराना लहंगा पहनकर बाहर आती है। कार्तिक उसे लेने आ जाता है। वो मीरा को देखकर चौंक जाता है। अरे वो वाला लहंगा कहाँ गया जो तुम पहन कर आई थी? वो मैंने उतार दिया। मम्मी ने ये लहंगा दिया तो मैंने वही पहन लिया। मीरा, यार मम्मी ने वो लहंगा कितने प्यार से दिलवाया था और कहा भी था कि उसी में दिवाली पूजा करनी है, फोटो खिंचवानी है। क्यों बदल लिया? हाँ, कोई बात नहीं, घर जाकर फिर पहन लूंगी। दोनों घर पहुंचते हैं। सास बाहर आती है और मीरा से कहती है, मीरा बेटा चल, दीपावली का टाइम हो गया, पूजा करनी है। जी मम्मी जी। सास उसकी ओर गौर से देखती है और कहती है, अरे बेटा, वो लहंगा कहाँ गया जो मैंने तुझे दिलाया था? मम्मी जी, वो मेरी मम्मी ने ये वाला दे दिया तो मैंने यही पहन लिया। अच्छा, पर बेटा जरा जाकर वो वाला पहन लेना जो मैंने दिलाया था। उसमें तेरी फोटो खींचनी है। पहली दिवाली की फोटो फेसबुक पर डालूंगी अपनी बहू के साथ। मीरा कमरे में जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने मम्मी जी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने कितने प्यार से लहंगा दिलाया था और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। मुझे अपनी बहन को मना करना चाहिए था। तभी सास दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? और अब तक नीचे भी नहीं आई? मम्मी जी, वो लहंगा मेरी सौतेली बहन ने मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। मैंने उसे मना भी किया था पर उसने मेरी एक न सुनी। ओ बेटा, ये निशान उसी ने दिए हैं ना? हाँ मम्मी जी, वो लोग हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। हर दिवाली खुद सब कुछ खरीदते लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लेते थे। अब बस बेटा, अब तू कभी उन लोगों के लिए परेशान मत होना। तेरे लिए मैं ऐसे 10 लहंगे मंगवा दूंगी, तू बस खुश रह। तभी नंद कमरे में आ जाती है। भाभी, अब रो क्यों रही हो? जा बेटा, वो सबसे महंगा लहंगा लाकर दिखा जो मैंने तुझे दिलवाया था। नंद दौड़कर अपने कमरे में जाती है और एक बेहद सुंदर झिलमिलाता लहंगा लेकर आती है। ले बेटा, अब ये तेरे लिए है। मीरा वही लहंगा पहनती है। जब वो नीचे दिवाली की पूजा में आती है, सब उसे देखते रह जाते हैं। भाभी, आज तो आप मिस वर्ल्ड लग रही हो। भाभी, आपके घर वालों ने बहुत अनोखी चीज खोदी और हम उसे पाकर धन्य हो गए। अरे प्रियंका, ये सब बातें तू कब से करने लगी? एक पल के लिए मुझे लगा ये मम्मी ने बोला है। सब लोग आयुष की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी कार्तिक मीरा के पास आता है। आज तो मेरी वाइफ सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। मेरे पति देव भी किसी से कम नहीं लग रहे हैं। मीरा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर सुकून दिखता है। पूरे घर में हंसी, दियों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है। सास मीरा को गले लगाती है और कहती है, तू ही मेरी असली लक्ष्मी है बेटा। मम्मी जी, मुझे भी अपना असली परिवार मिल गया। हाथ से मैं कभी नहीं कहूंगी कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ हो। अब सब लोग खुशी खुशी खूब दिवाली बनाते हैं और मीरा अपनी पहली दिवाली की फैमिली फोटो खिंचवाती है, जिसमें न दर्द होता है और न डर, बस एक सच्ची हैप्पी फैमिली।